अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद मी एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आपका? आप बताइए क्या हाल है? खांसी चल रही है? बाकी सोशल मीडिया जो हमारी जगह है ना, वो एक टॉक्सिक जगह हो चुकी है, काफ़ी देर से हो ही रही थी, लेकिन अब तो मेरा दिल चाह रहा है मैं उसका नाम ही बदल दूं बिल्कुल, बिकॉज यू डोंट वांट टू ओपन। आज सुबह भी जब मैंने खोला अपना ट्विटर, प्रॉब्लम यह है कि न्यूज़ भी आपको ट्विटर से ही मिलती है, बहुत सी अपडेट्स भी आपको ट्विटर से मिलती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी एक जंग, एक बहस चल रही है। और आपने देखा ही होगा पिछले 1-2 दिनों में एक एक्यूजेशन आई है हमारी टॉप एक्ट्रेसेस के अगेंस्ट, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी वैसे तो, लेकिन एक ब्लॉगर हैं जो हु लिव्स ओवरसीज़ और वहाँ से बैठ के एज इफ़ उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वहाँ से बड़े वसूख के साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे ट्वीट्स भी कर रहे हैं। भी कहना ब्लॉगर की भी तौहीन होगी। ब्लॉगर क्या कहें, कुछ भी ना कहें, मेरा ख्याल है ये कुछ तो कहना पड़ेगा, बट पीपल आर एक्चुअली लिसनिंग टू हिम, कमेंटिंग ऑन हिम एंड देन पीपल आर रिस्पोंडिंग। आजकल तो सबसे बेहतरीन तरीका यह बना हुआ है कि एक पॉपुलर बयानिया है, अगर आपने उस पर पैसे बनाने हैं तो आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें और उससे जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें लेके आए मार्केट में कि ओहो हो ये होने जा रहा है या ये कर दिया या ये हो गया, तो अब आपका माशाल्लाह घर बैठ के अच्छा सिलसिला आमदनी का बना रहेगा, चाहे आप उससे इत्तेफाक करते हो या ना करते हो। इत्तेफाक करते हो ना करते हो भी दूसरी बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो बातें की जा रही हैं उनमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत हो या ना हो। इट डजंट मैटर, इट डज नॉट। इफ इट साउंड्स फैंसी और लगता है कि जी इससे आपको काफ़ी रीट्वीट्स भी मिलेंगी, इससे आपकी बात भी होगी, इससे आपको रिएक्शन भी मिलेगा जिसके बारे में आप कह रहे हैं, तो देन इट्स ओके, एनीथिंग गोज़। तो लिहाजा स्टेटमेंट्स कुछ आ गई हैं अब हमारी टॉप अदाकाराओं की, जिनमें महफिज हयात हैं, कुबरा खान हैं, सजल अली हैं, जिनके अगेंस्ट बात की जा रही थी, उन्होंने ऐसी टिका के वापस सुनाई है। और कुबरा का तो ये भी कहना है, कुबरा खान का, कि मैं सू भी करूँगी इतनी बेसलेस एक्यूजेशंस के लिए। देखिए एक और चीज़, ये जो सू वाला कल्चर है ना, जो एक दूसरे को कह देना, किताबें भी लोगों की आई हैं और कहा जाता है जी वी विल सू देम, और ये वो आज तक हुआ एज सच नहीं है। लेकिन चूंकि कोबरा एक ब्रिटिश नेशनल भी है, तो आई गेस और ये जो भगोड़ा व्लॉगर है ये भी वहीं रहता है, तो शायद वहाँ पे इसकी पकड़ आसान हो जाएगी कुबरा के लिए। लेकिन ये जो फॉलोअर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये कहाँ से लाइन लेते हैं? बस औकात ये बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि भाई हमारा लीडर तो ऐसा नहीं है, ये अपने तय कर रहे हैं। नहीं, अगर आप लीडर के बयानात सुने तो वो भी मुतनाज़े होते हैं, वो भी ऐसी बातें होती हैं जो किसी भी लीडर, किसी भी लीडर के स्टैचर के मुताबिक नहीं होती। जैसे कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी तो एक घरेलू खातून है, वो मरियम नवाज़ की तरह बनाओ सिंगार नहीं करती और उनकी तो सर्जरीज़ पे, मरियम नवाज़ की सर्जरीज़ पे लाखों रुपए खर्च होते हैं। आपका क्या लेना देना? आपके पैसे तो नहीं लग रहे। मतलब दुनिया में आजकल बड़ी एडवांसमेंट हो गई है, कोई भी कुछ भी करवाए, बड़े बड़े अकम्पलिश्ड लोग, PhDs एंड स्कॉलर्स और अवार्ड याफ्ता, वो भी सर्जरियां करा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। और आपके पास इस बात का सर्टेनली कोई सबूत नहीं है कि मरियम नवाज़ ने, पन इंटेंडेड एक होता है ना कि जी हमने सुनाई, उनको लगाई, आपने लगाई होगी, वहाँ लगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई वो बात नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता दूसरी बात है कि आप जैसे स्ट्रेचर के शख्स से इस किस्म के अल्फाज सुनना और इतनी पर्सनलाइज्ड किस्म की, पेटी किस्म की बात करना अजीब लगा, वरना आगे किसी को वो बात लगी ना लगी, दैट्स अनदर स्टोरी, बट टेल्स मोर अबाउट यू देन एनीवन एल्स। और दूसरी बात ये है कि क्या जो घरेलू खवातीन होती हैं वो बनाव सिंगार नहीं करती? मेरा ख्याल है कि हम सबके घर में जो खवातीन हैं वो बनाव सिंगार करती हैं, तैयार होती हैं, क्राइटेरिया चेक करें, बनता है। हम तो घरेलू है ना, तो हम ये नहीं करते। और आप जिनको घरेलू खातून होने का कह रहे हैं, वो इतनी घरेलू बाय द वे है नहीं, क्योंकि जो मुबैना ऑडियो लीक्स आती रही हैं उसमें काफ़ी मुतहर्रिक रही हैं आपकी खातून खाना भी। और बाकी मेरा ख्याल है कि उनकी क्या अटायर है या वो किस तरह की ज्वेलरी पहनती हैं या फॉर दैट मैटर पसंद करती हैं, इस पे हम भी कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मुनासिब लगता ही नहीं है। भाई उनकी मर्जी, वो जो मर्जी पहने, वो जितना मर्जी मेकअप करें, जहाँ जहाँ से भी नजर आ रहा है। अटेंशन टू इट, आई मीन इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू अ घरेलू खातून, तो आप जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन एनीवे, वो सारी कॉन्वर्सेशन जिसका आप बात कर रहे हैं ना, उसमें बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें भी की, जिस तरह ये भी था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको एक दफ़ा ये भी कहा कि आप तो प्ले बॉय हैं, इस किस्म की बात की गई, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। तो ये वैसे मुझे फ़नी बात लगी थी, मतलब कि कुछ ना चीज़ें तो इतना भी ना सफाया फेर दें कि आप पास भूल ही जाए। हाँ, स्टॉप इट।
मतलब आप बिल्कुल ही बात भूल ही जाए ना कि ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल जी जैसे लोगों के मेमोरीज पे तो बिल्कुल ही किसी ने कोई बंद लगा दिया हो या फिर बिल्कुल उन पे एम्बार्गो कर दिया हो। कौन से बंद की बात कर रही हैं आप ये? अच्छा forget it ना, people do remember, but anyway ये दो चार कुछ बातें हो रही थी, since everybody is talking about it, हम भी आपस में बात करते हैं तो हमने सोचा आपसे भी कर लें। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा जो है वो एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात ख़राब हुए, और इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी खातून खाना है वो तो, ये तो हमने बात कर ली है। अच्छा, ऑडियो लीक्स के बारे में जब भी बात करते हैं ना वो तरदीद नहीं करते इसकी। इनफैक्ट उन्होंने सॉर्ट ऑफ ये कह ही दिया कि मैं तो प्ले बॉय रहा हूँ, और बस वो ये कहते हैं कि हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है नई नस्ल को जब आप रियासत मदीना बनाने का ख्वाब दिखाते हैं तो साथ में ये भी कह दिया करें कि देखिए कि जिस तरह मैंने गुनाहों से तौबा कर ली, बच्चों तुम या तो गुनाहों में पड़ो नहीं या फिर गुनाहों से तौबा कर लो, तो वो ज़रा मोर रिलेटेबल सिचुएशन हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी तो सिर्फ पागल खानों या लंगर खानों में जाती थी। आगे चलो ना, मतलब बुशरा बीवी कोई मरियम नवाज तो नहीं जो बनाओ सिंगार करें, इस पे मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी कुछ बता ही चुके हैं। एनीवे ये कोई बिग डील नहीं है, हम सिर्फ ये बात कर रहे थे, एक डिस्कोर्स चूंकि चल ही रही है इस पे तो हमने कहा हम भी बताते हैं। ऑफ कोर्स हमारी लीडिंग आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने भी इस पे रद्द-ए-अमल दिया है, दैट वी वांटेड टू मेंशन टू यू। होपफुली खैर हम उम्मीद ही कर सकते हैं, और इस उम्मीद में भी ख़ास वैसे उम्मीद नहीं है कि कोई चुप कर जाएगा। ये ख़ास तौर पर जो ब्लॉगर्स जो बाहर बैठे हुए हैं मुल्क से, स्टॉप इट, यू आर नॉट रेलिवेंट नंबर वन, और रेलिवेंट होने के लिए मतलब झूठ सच को भी मलीदा निकाल के उसका झूठ बना के उन बेचारों का जरिया माश है, क्योंकि जो हमारे मासूम पाकिस्तानी का मुझे कोई खास सिंपैथी उनसे नहीं है। हाँ। ये जरिया माश है ना, तो जाके कोई ठेला लगा ले, ये कोई बात ना हो। शायद ज्यादा ऑनेस्ट काम होगा की इज्जत उछाल रहे हैं। इस पे तो शायद आप फतवा ले लें किसी अच्छे मुफ्ती साहब से कि आप जो झूठ फैला रहे हैं उसकी बेसिस पे यूट्यूब पे व्यूज के जरिए पैसे बनाना हलाल है या हराम है। झूठ पे मबनी, प्रोपेगेंडे पे मबनी, दूसरों की इज्जत उछाल के अपने पैसे बनाना हलाल है या हराम है। मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन दिस पर्टिकुलर ब्लॉगर, इसके मैं ट्विटर अकाउंट पे गई और शेमलेसली हर चीज में ना कि नो दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, वॉच माय व्लॉग ऑन यूट्यूब, नो दिस इज नॉट व्हाट आई सेड, वॉच माय, हर लाइन में अपना व्लॉग जो है वो प्रमोट भी किया जा रहा है। आपको साफ नजर आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ था। तो जरा इससे मेरा ख्याल है कि पीपल शुड बी अ लिटिल मोर अवेयर। अच्छा जी, अभी ज़रा आगे बढ़ेंगे और पर्टिकुलरली मुल्क के जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। कुछ अरसे से मुल्क में और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता ही है और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात हुए हैं, कई सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए और ये वाक़यात अब भी जारी हैं। बन्नू में इंसदाद दहशत गर्दी की इमारत पर दहशत गर्दों का कब्ज़ा एक वाज़े पैगाम था कि पानी अब सर से गुजर गया है। ट्रू। सियासी और अस्करी क़यादत के हवाले से भी आपको बता दें, उनकी इस अहम तरीन मामले पर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और एलामिये में कहा गया है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो होगी। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और किसी मुल्क को दहशत गर्दों को पनाह गाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी वो इजाज़त नहीं मांग रहे, दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ऑल्सो। और इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शरीक हुए और एलामिये के मुताबिक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत वफाकी सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत करेंगी। सूबाई एपेक्स कमेटियों को भरपूर तरीके से बहाल किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि NSC से तवील मुशावरत के बाद बड़े फैसले कर लिए हैं। रियासत अपनी रिट को चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी, जबकि इक़्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल और आवाम को रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने इजलास में अहम फ़र्क़ैन को नज़रअंदाज करने पर तनकीद की है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज जो मीटिंग हुई है जिसमें टेररिज्म के ऊपर गौर किया गया है, आप अंदाजा लगा लें कि कितनी गैर संजीदा मीटिंग थी कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो सबसे ज्यादा मुतासर है दहशत गर्दी से और जो इस सारे मामले में कलीदी अहमियत रखता है, उसके वज़ीर आला को भी बुलाने की जहमत नहीं की गई और इसी तरह से बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी बुलाने की जहमत नहीं की गई और जो दीगर इसमें किरदार हैं अहम उनको बुलाया ही नहीं गया। साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर ख़जाना ने कमेटी को मुल्की माशी हालात से आगाह किया। एलामिये में कहा गया कि जामे कौमी सलामती माशी सलामती के गिर्द घूमती है और माशी आज़ादी के बगैर मुल्की खुद मुख्तारी
या वकार दबाव में आता है। ये बिल्कुल सही बात की। और ज़ीरो टॉलरेंस की जहाँ बात हो रही थी कि ये वाली पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, तो इससे पहले क्या हो रहा था? मतलब व्हाई डिड वी इवन रीच वेयर वी डिड? अच्छा, एक दफ़ा जब आप गुजर चुके हो ना तो फिर पता होना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपको पता ही है, पहली दफ़ा तो है नहीं कि हम इस मोड़ पर आकर खड़े हुए हों या फिर इन हालात का हमें सामना हो। मुतअद्दिद दफ़ा हम इससे पहले भी नबर्द आज़मा हो चुके हैं। अब ये चैलेंज एक मरतबा फिर सर उठा रहा है। वैसे इस आर्गूमेंट में तो जान है, इसमें लॉजिक है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हमेशा ही सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे रहा है, महाज रहा है, वहाँ से लोगों को बुलाना चाहिए था। वहाँ के अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी इस मीटिंग में। जी शुक्रिया, बिल्कुल होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है इनपुट लेना। जब आप वज़ीर आला को नहीं बुलाते किसी सूबे के जहाँ एक इशू खड़ा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को आप इग्नोर कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता हर दो सूरतों में कि आपको, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ना सिर्फ ये कि चारों सूबों के वज़राए आला को बुलाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी चारों सूबों का इशू है। आपको इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन को, मैं आज की बात नहीं कर रहा, माजी में भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बुलाया जाता था। तो हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इससे उसकी कंपोजिशन को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं इस तरह के फैसले करके। तो मेरा ख्याल है कि केपी के वज़ीर आला और इवन बलूचिस्तान के वज़ीर आला तो बहुत सिग्निफिकेंट है इस मामले में। और जो भी आपने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो डायरेक्टली तो वफाक ने नहीं करनी, वो तो थ्रू प्रोविंस करनी है। तो अगर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का इनपुट उसमें नहीं होगा, वो उनकी मौजूदगी नहीं होगी, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? तो मेरे ख्याल में कि जब नेशनल एक्शन प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करना है, और आपके फैसलों में खुद ये लिखा है कि सूबाई एपेक्स कमेटी बनाएंगी, तो जो एपेक्स कमेटी की कॉम्पोजिशन है उसमें तो सूबाई एपेक्स कमेटी के कप्तान जो है वो चीफ मिनिस्टर्स हैं। True. तो मेरा ख्याल है ये एतराज़ तो बिल्कुल वजह है। बाकी जो ओवरऑल सिचुएशन है दहशतगर्दी की, वो बहुत ख़तरनाक हद तक, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में मुझे ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ती लग रही है और अहम फैसले करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, और मेरा ख्याल है हमने जो अखबारों में पढ़ा है, जो सुना है प्रेस रिलीज में भी, उसमें भी ये एक जनरल स्टेटमेंट तो हमने देखा है, लेकिन एक्चुअली फैसले क्या हुए हैं इसका इल्म नहीं। अच्छा मज़हर साहब, अब बात तो वहीं आ गई कि एक इम्पोर्टेंस ऑफ द मीटिंग और मुल्क में क्या हो रहा है, उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर चीफ मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया गया तो हम इस मीटिंग को कितना कंस्ट्रक्टिव समझेंगे? एनएससी की मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग आए भी हुए थे, बट जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं आए। अगेन इम्प्लीमेंटेशन की बात हो जाती है। अब यानी हम एक्सपेक्ट करें अब और राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होंगी जिनमें शायद उनको मदऊ किया जाए, कंसेंसस हो, फिर कोई एक्शन लिया जाए। मतलब ये तो ज़रा डिले वाली बात हो गई। नहीं, अब देखिए जो भी है आपने उनको कॉन्फिडेंस में तो लेना है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम इतना है, सियासी बेचैनी इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो हैं अगर दूसरी पार्टी का है, और यही सूरत हाल दूसरी पार्टीज़ की भी है कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट इनवाइट ज़रूर करना चाहिए था, और अब नहीं हुआ तो अगली मीटिंग में इस चीज़ पे थोड़ा सा रिग्रेट भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हमारी सूरत हाल है उसमें ऐन मुमकिन है कि नेशनल सिक्योरिटी के और भी इजलासों को कि कम होते हैं और होने भी कम चाहिए, क्योंकि बेसिक पॉलिसी डिफ़ाइन करती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो अब अगर आपने वो पॉलिसीज़ करनी हैं तो या तो प्राइम मिनिस्टर अप्रोच करें चीफ मिनिस्टर को। अब मुझे नहीं पता, अब हमें भी नहीं पता कि क्या पता किया ही हो और बुलाया ही हो, और वो आपको पता ही है हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद तो जमाए बैठा है ना, उन्होंने आने से भी इनकार कर दिया। और ये बताइएगा कि जिस तरह की हमारी पॉलिटिकल रिफ्ट है, और पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा वफाक की कोऑपरेशन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि माशाअल्लाह एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बने हुए हैं जैसे एक पाकिस्तानी नहीं है और कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है हमारा।
आपको लगता है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिसॉल्व होने की बातें हैं, वहाँ पे बस इंतखाबात का राग है, और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा चैलेंज है, मामलात को इस तरीके से सेटल किया जा सकता है या सलूशन की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया जा सकता है जो माहौल बना हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल है हम सूरत हाल को उस तरीके से, उस संजीदगी से नहीं ले रहे जितनी संजीदा सूरत हाल है। उससे मतलब मुझे नहीं लगता कि अमली नज़र आ रहा कि अमली इक़दाम, क्योंकि आप 2014 में जब ये पहली मरतबा APS के बाद ये रियलाइजेशन आई कि सारी जमातें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक जगह जमा हों, और फिर आपने एक प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान को का अगर हम पूरी तरीके से जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि उस प्लान में जो भी ठोस इक़दाम किए गए थे उनमें से मुश्किल से 2 या 4 अगर आप कह सकें वो उन पर किसी हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है, वरना अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी वजह से आप देखें कि एकदम यकायक दहशतगर्दी दोबारा सर उठाती है। बज़ाहिर हमें लगता है कि हमें बड़ी कामयाबी, और हुई भी हैं खैर कामयाबियाँ, कराची में बहुत कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि हमने कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए कि जिससे इंतहा पसंदी का जो है वो तदारुक किया जा सके। बलूचिस्तान की डेमोग्राफिक अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में आज भी जो है वो कोयटा से बाहर पुलिस का अमल दखल ख़त्म नहीं मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ निशानदेही करती हैं कि हमने जिस संजीदगी से इस इशू को लेना चाहिए था उस संजीदगी से नहीं लिया हमने। और आज भी आप देखें कि क्या वो फाटा के मर्जर का मसला हो, फाटा को दोबारा डेवलप करने का मसला हो, उसमें भी हमारा वो इंटरेस्ट नहीं नज़र आता। और मुझे ख़दशा ये है कि चूँकि ये साल जो है इंतखाबात का साल है, इसमें चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हों या जनरल इलेक्शंस हो, उसका साल है, तो इन सालों में ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में अगर दहशतगर्दी के वाक़यात अगर बढ़ते हैं तो आपके इलेक्शन में 2013 में इसी तरह टारगेट्स हुए थे पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस मरतबा भी और अभी भी हमें ये इत्तला मिलती है, खुद PTI के मिनिस्टर्स MNAs वगैरह को भत्ते की पर्चियाँ मिलती हैं। आपको पता है वज़ीर आला नहीं जा पाते अपने सूबे वापस। लास्टली मज़हर साहब ये बता दीजिएगा कि इतना तजाद है पॉलिसियों में और थॉट प्रोसेस में और इनिशिएटिव्स जो लेने की कोशिश की जाती है उसमें, कि एक तरफ कहा जाता है कि सर नहीं उठाने देंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को ये कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि हम तो 10-11 हज़ार जंगजुओं की आबादकारी पे बात कर रहे थे और उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई। मतलब कैसे हो सकता है ये सारा कुछ? ये बहुत ख़तरनाक बात है कि आप मतलब ये जुमला जो है वो अजीब व गरीब जुमला है कि आप जंगजुओं को सेटल करने जा रहे थे। हमारा यही इशू रहा है। एक ज़माने में जब जनरल हमीद गुल मरहूम ISI के साबिक़ सरबराह थे, उनसे जब एक मरतबा मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये बात की थी कि हम तो चाहते थे कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो है वो पाकिस्तानी बनकर रहें और वो हमारी एक अलग फोर्स खड़ी हम कर सकते थे। तो ये जो माइंडसेट है हमारा कि इस तरीके से आप समझते हैं कि लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आएंगे, इस तरीके से लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आते। अब जंगजुओं को सेटल करके क्या मैसेज देना चाह रहे थे दुनिया को और इवन पाकिस्तानियों को? अफ़गान प्रॉब्लम हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अफ़गान रेफ्यूजीज़, और अब एक तो अफ़गान रेफ्यूजीज़ वो हैं जो कैंप्स में हैं, एक अफ़गान जो आते रहते हैं पाकिस्तान। और जहाँ अगर आप देखें तो इस वक्त सूरत हाल चाहे कराची में आप उठा के देख लें, बलूचिस्तान में उठा के देख लें, KP में उठा के देख लें, ये एक बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है। और आपको नहीं पता कि वो जो अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ वाले तो रजिस्टर्ड होते हैं, वो अफ़गान जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आके जब सेटल करते हैं वो कौन है, किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, एक आम अफ़गानी है या किसी ग्रुप ने ला के सेटल कर दिए। तो इस तरीके की ये अप्रोच जो अगर इमरान खान साहब के जहन में थी अप्रोच कि जंगजुओं को लाके जो है वो सेटल करने की, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ग्राउंड को, अपनी ज़मीन को एक मरतबा फिर उनके हवाले करना चाह रहे हैं। इस तरह तो आप TTP या इस तरह के ग्रुप्स को ख़त्म नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप इस तरीके से उनको और मजबूत करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल अप्रोच जो है हमारी टुवर्ड्स अफगान इशूज, और या तो ये पहले आजमाया हुआ फार्मूला ना होना, मुतअद्दिद दफ़ा हमने उनको सेटल करके देखने की, उनसे मुआहदे करके देखने की कोशिश कर ली है। It has never worked out. Thank you so much for being with us. हमारे पास इतना ही आज टाइम है, लेकिन साथ ही अभी तो ये बातें हो रही हैं और रद्द अमल जो है वो फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड वो ऑलरेडी आना भी स्टार्ट हो चुका है। अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, जस्ट अ कॉन्वर्सेशन
NSE की मीटिंग के ऊपर ही जो रद्द अमल आ रहा है उससे भी पता चल जाता है कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी मच ऑफ अ पीस। ख़ास तौर पे जो खान साहब के ख्वाब थे कि हम उस तरह उन्हें वेलकम करेंगे और पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनाए, ये नहीं हो सकता। खान साहब ने इस्तेमाल किया था ना, इन्होंने शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़े हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी जो उनके मुताबिक जकड़े हुए गुलामी की जंजीरों में उनको आज़ाद कराएंगे और वहाँ ये निज़ाम लेकर आएंगे। अच्छा, कुछ आइडियाज़ हमारे यहाँ इतने अच्छे होते हैं लेकिन वो आइडियाज़ सुनते ही लगता है कि इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक और बात सुने, नया आइडिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मिलावट से पाक दूध की फराहमी मुमकिन बनाने की ठान ली है और फूड अथॉरिटी काफ़ी अरसे से इस की जो है कोशिश वो कर रहे थे कि खुले दूध की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाए और काम जाहिर है अच्छा है लेकिन इसका नफाज किसी चैलेंज से कम ना होगा। खुले दूध की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने की इब्तिदा लाहौर से होगी, ये डिसीजन मेकिंग की गई है और दूध की पैकिंग पर दर्ज होगा कि दूध किस शहर और किस गवाले से आया है ताकि बाद में गवाले की शामत आ सके। एग्जैक्टली, दूध में मिलावट हुई, मिलावटशुदा दूध अगर हुआ तो जिम्मेदार को आसानी गिरफ्तार भी किया जा सकेगा और फूड अथॉरिटी की कोशिश काबिल तारीफ है। लेकिन बात तो वहीं आ गई कि इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि ऐसा ना हो कि दूध पैकिंग के अखराजात का बोझ जो है वो भी कंज्यूमर पर ऐसा वैसे कैसे ना हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब बढ़ती है, ये सारी बात इतनी अच्छी चल रही थी ना, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। एग्जैक्टली, एंड में जब ये हुआ कि जी उसको ना देना पड़े, ले बात ही सारी ठप होगी क्योंकि तो देना तो पड़ेगा और कौन देगा। तो इस पे हमने बात करी। जरा बात करते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करने का इसको इरादा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुदस्सिर रियाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर साहब, पंजाब फूड अथॉरिटी ने तय कर लिया है कि लाहौर में खुला दूध अब फरोख्त नहीं होगा, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? मतलब कई 100 सालों पर मुहित ये सिलसिला है जिसको तब्दील करने का अब सोचा जा रहा है। सदियों से यही सिलसिला चल रहा है। अचानक इस कल्चर को तब्दील करने के पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च है या बस ऐसे ही आप लोगों ने सोचा कि अब ये करना चाहिए? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? देखें, जो हमारी मिनिमम पास्चराइजेशन रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी पास हो चुकी हैं। उसके मुताबिक 2022 जून तक पास्चराइज मिल्क जो है उसके बाद फ़रोख्त होना था। अब इशू ये है कि पास्चराइज मिल्क और जो ऐसा मिल्क जिसके ऊपर लेबल लगा हो, जो ट्रेसेबल हो, वो एक आम शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो खुला दूध है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते। जब एक फार्म से दूध चलता है और मार्केट तक आता है या घरों तक आता है तो 5 से 7 दफ़ा हाथ तब्दील करता है यूजुअली। अब इस हाथ तब्दीली के अंदर बहुत से मसाइल हैं, उसमें रेगुलेशंस फॉलो नहीं होती हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियाज़ हैं वो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एडल्ट्रेशन हो जाती है, साथ साथ एफ्लोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स का पता नहीं होता कि उसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली हम दूध को ट्रेसेबल बना सकें। जो ट्रेसेबल बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि एक आम शहरी को भी पता हो और हमारी अथॉरिटी के लोगों को पता हो कि दूध जो है वो जब उसको चेक किया जाए कि कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है और उसको टेस्ट किया गया कि नहीं किया गया। पूरी दुनिया के अंदर अब ये ख़त्म हो चुका है खुला दूध। पाकिस्तान चंद ममालिक में रह गया जहाँ पर खुला दूध अभी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत से इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा कदम है ये। हाउएवर दूध फरोश जो हैं जो मौजूदा निज़ाम के आदी हो चुके हैं, इसी में मुनाफा भी कमा रहे हैं, इसका तजुर्बा भी ऑफ कोर्स रखते हैं, वो क्यों मानेंगे कि कोई तब्दीली आए? तो क्या उनकी तरफ से हर किस्म के रिएक्शन के लिए आप तैयार हैं या फिर कोई रिएक्शन अब तक आया है? देखिए, हम तमाम स्टेक होल्डर से नेगोशिएट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली इसको फर्स्ट स्टेज पे बाय फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके साथ बैठ के बात की जाए। इसमें ऑब्वियसली बड़े और एवेन्यूज़ भी क्रिएट होंगे बिजनेस के। इनके लिए बेहतर है, उनको समझाने की भी कोशिश करें, ये आपके लिए भी बेहतर है। जब सेफ और क्वालिटी मिल्क प्रोवाइड होगा तो उस सर्टन स्टैंडर्ड्स पे होगा तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ये कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन कम से कम हम ये चेक कर सकेंगे कि दूध जो आ रहा है वो सही है कि नहीं। इस वक्त अगर हम लाहौर की मिसाल ने डेली बेसिस पे 40 लाख लीटर के करीब दूध लाहौर में एंटर होता है तकरीबन खुले दूध की फॉर्म में। कोई भी इदारा के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारे 40 लाख किलो को
चेक कर सके, टेस्ट कर सके। और ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमें उस पर डिपेंड करना पड़ता है जितना भी हम टेस्ट कर सके। हमने 6 पॉइंट्स बनाए हुए लाहौर के अंदर, इस तरह पूरे पंजाब का मामला है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली ये ट्रेसेबल मिल्क की तरफ आ जाएं, और उसमें हम एसोसिएशन को और जो स्पेशली मिल्क एसोसिएशन हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे। उनसे बातचीत ऑलरेडी हमारी जारी है, उस पर हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये फेज़ मैनर में होना है। जो कुछ होना है इसका पूरा एक प्रोसेस होगा जिसको अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छा, अभी आपने प्रॉफिट की बात की थी सर, ये बताइएगा कि अगर दूध पैकिंग में मिलेगा तो जाहिर है दूध फरोश इसकी कीमत फिर अल्टीमेटली बढ़ाएंगे और मुसीबत आवाम पर ही पड़ेगी। तो कीमतें कैसे कंट्रोल करेंगे, रेट क्या होगा, कोई मार्जिन रखेंगे कि हाँ जी पैकिंग कॉस्ट इतनी इंक्लूड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं? देखें, कीमत और क्वालिटी का एक आपस में डेफिनेट रिलेशन मौजूद है। अगर आपने कोई क्वालिटी की चीज़ लेनी है, कोई स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ लेनी है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस एक पे करनी पड़ती है। अब वो प्राइस कौन बेयर करेगा? क्या वो दूध जो गवाले हैं या दूध एसोसिएशन के लोग वो पे करेंगे, या एक आम शख्स पे करेगा? ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन विच वुड बी सेटल्ड लेटर ऑन। लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी अगर अनसेफ दूध मैक्सिमम जा रहा है मार्केट के अंदर और वो पिया जा रहा है, तो उसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज बन रहे हैं। वो अल्टीमेटली वो पैसे किसी न किसी फॉर्म में एक आम आदमी अस्पताल में पे कर रहा है। तो 60 to 70% आपकी बहुत सी जो किस्म की बीमारियां हैं वो कम हो सकती हैं अगर हम सेफ फूड प्रोवाइड करने लग जाए। तो हमारा मेन प्रायोरिटी फूड अथॉरिटी की सेफ फूड प्रोवाइड करना है, क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करना है आम आदमी को, ताकि अस्पतालों में रश कम हो। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि अगर हमारे सेफ फूड प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाए तो ओवरऑल जो बर्डन है, आउट ऑफ पॉकेट बर्डन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के ऊपर, वो ऑब्वियसली कम होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा ओवरऑल। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमसे बात करने का। ये पैकेजिंग की जब बात हुई है ना, ये डेफिनेटली ऑब्वियसली कंज्यूमर पे ही आएगा। कोई ऑल्टरनेटिव इसका होना चाहिए। अभी मैं मॉल गई हुई थी कुछ दिन पहले, और एक बहुत बड़ा हमारा स्टोर है, नाम मैं नहीं लूँगी, दुनिया में उसके आउटलेट्स हैं। उन्होंने अपने जो शॉपिंग बैग्स हैं उस पर भी पैसे लगा दिए हैं। तो लिहाजा वहाँ से आप कपड़े ख़रीदें या कुछ, तो आपने बैग के पैसे देने होंगे। सो दूध के लिए भी या तो आप उस तरह ले लें या फिर अपनी कोई चीज़ लेके जाएँ जिसमें आपको पता है कि बहुत सारी दफ़ा ये प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दे वर नेवर सेलिंग एनी प्लास्टिक बैग्स। उनका हमेशा से पेपर बैग ही रहा है, तो उस पर पैसे क्यों लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये तरीका यही है दुनिया में, एनवायरमेंटल कॉजेज़ के लिए लोग इस तरह से पैकिंग के चार्जेस लेते हैं ताकि लोग कम कंज्यूम करें ये चीज़ें, और अपने घर से कपड़े का थैला या इस तरह की कोई चीज़ या अपना बैग लेके आए ताकि वो रिसाइकलिंग के लिए। दूध किस में आएगा? दूध को तो प्लास्टिक में ही आना पड़ेगा, या फिर उसका कोई बॉक्स कंटेनर टाइप होगा। यहाँ पे शीशे की बोतलें हो सकती हैं। तो कौन पे कर रहा है इन सारी चीज़ों का? जो एक दफ़ा आप खरीद लें और वही शीशे की बोतल, जिस तरह पानी की बोतलें आती हैं, आप एक्सचेंज करते रहें। दुनिया में बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, और ऐसी ऐसी जगहों पे बारिश हो रही है जहां आप नहीं एक्सपेक्ट करते। खैर अब तो होना स्टार्ट हो गई है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, और सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। बहुत ही बुरा हाल है। विजुअल्स के साथ ही आपको बता देते हैं, गरज चमक के साथ होने वाली बारिश, सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, और मक्का, मदीना, जद्दा और दीगर जो वहाँ शहर हैं उनमें इतवार की शाम से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। कैन यू इमेजिन? अभी भी जारी है। यस, और जिसके सबब शाहराओं में पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम तो बिल्कुल ही ठप हो गया, और गाड़ियाँ जो है ना वो बह बह के जा रही हैं। और आपको बताइए गलियों में से का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है आजकल। सऊदी सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत करती है। एक तवील फहरिस्त है ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि जारी की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जद्दा और राबिग और अल-कामिल में बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। सो ज़्यादातर जो हाजी होते हैं वो जद्दा ही लैंड करते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर हाँ मदीना लैंड करेंगे या जद्दा लैंड करेंगे, दो ही शहर हैं। सो वहाँ से बहुत मुश्किलात भी हैं कुछ हाजियों को जिनका आगे का प्लान स्केड्यूल था टू मूव फ्रॉम जद्दा टू मक्का मौज़मा, वो सारा डिस्टर्ब हो चुका है। फिर लिमिटेड दिन होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। और ये बड़े एकदम से ये विजुअल्स जब आप देखें ना खौफसदा हो जाते हैं, बिकॉज एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इन जगहों पे इतनी ज़्यादा बारिश और चलती जा रही हो और रुके ना। और हम तो बड़ी अच्छी तरह इस बात को समझते हैं बिकॉज हमारे साथ इस साल क्या हुआ है। कभी कभी मेरा नहीं ख्याल हम भूलेंगे। सहराओं में जिस तरह से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, ये सहरा भी हरे भरे हो जाएंगे। क्या ही बात हो, वैसे ऐसा लगता है मतलब आर्टिफिशियली तो काफ़ी कोशिशों से हो भी रहे हैं,
और हो गए भी हैं, बट दैट वुड बी समथिंग। अच्छा जी, अच्छा टाइम हमारे पास कम है और हमने भी आपको ये बताना है कि फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पीर की रात 11 बजे के करीब मैड्रिड से सऊदी दारुल-उक़ूवत रियाद पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अल नसर क्लब ने आज शाम उनके एजाज़ में एक पार्क में 2 घंटे की इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की है, जहां वो मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे और अपने मद्दाहों से खिताब भी करेंगे। हाउ डू यू थिंक, वैसे हाउ इज़ दिस, डू यू like this move? I think it's a very smart move because Ronaldo has been there a while, proved himself. And now he should do whatever he desires. और आप अपने पिछले क्लब के साथ अलहदगी के बाद तो the world is his oyster. इतनी बड़ी ऑफर और बड़ी सीरियस टीम्स, ये क्लब जो है इट्स अ वेरी वेल नोन क्लब, अल नसर क्लब इन द मिडल ईस्ट। अगर आप रीजन देखें तो व्हाई नॉट, जरूर करें। $77 मिलियन सालाना की यहाँ बहुत बात हो रही है, जिस बड़ी ऑफर का जिक्र कर रही हैं। $77 मिलियन रोजाना के हिसाब से आप समझ लें कोई 177 के 5.5 लाख 177 भाई नहीं, रोजाना की मैंने जरा ब्रेक डाउन आपको दी है, 5.5 लाख यूरो। इसके बाद मैंने और कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है जी, 5.5 लाख यूरो। याद रहे कि मुआहदे के तहत 2 साल तक ये तारीख की सबसे बड़ी तनख्वाह सालाना 177 मिलियन पाउंड्स से ज़्यादा वसूल करेंगे, यानी हर दिन 5.5 लाख यूरो। बिल्कुल आपने सही हिसाब किताब लगाया था। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे कोई आगे बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। ईयर एंड हो जाता है तो साल के अख्तिताम पर, नए साल के शुरू पे कुछ सर्विस भी आना शुरू हो जाते हैं ना, कुछ स्टडीज़ हैं जो सामने आती हैं, फिर उनसे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। साल 2022 जमहूरियत के लिए मायूस कुन साल साबित हुआ। इस साल 40 साल में सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका चालें एक एक करके बेनकाब होती गई और हमारा जमहूरी निज़ाम खुल कर सामने आया कि कितना को जमहूरी था। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बातें पिलडाट की रिपोर्ट में कही गई हैं, जिसमें जायज़ा लिया गया है 2022 जमहूरियत के लिए कैसा था का। अच्छा जी, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने पार्लियामेंट, सियासी जमातों, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम इदारों को मफलूज किए रखा और पिलडैट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहा कि इसने आईनी खुद मुख्तारी का इस्तेमाल किया है और साथ ही आपको बता दें और सख्त इल्ज़ामात का मुकाबला किया जो कि जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में गैर एलानिया आमरीत थी और इमरान खान की हुकूमत तब ख़त्म हुई जब इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हट गई। ये सब कुछ रिपोर्ट कह रही है। और क्या कह रही है रिपोर्ट? सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, पिलडैट की रिपोर्ट में साल 2022 का ज़रा जायज़ा लिया गया, इसको जमहूरियत के लिए मायूस कुन साल करार दिया गया जमहूरी तरीके से, लेकिन एट द सेम टाइम काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इन हाउस चेंज हुआ, पहली दफ़ा इन हाउस चेंज करके किसी वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, मुख्तलिफ इंतखाबात भी होते रहे, बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इसके बावजूद क्यों आपकी रिपोर्ट ये कह रही है कि जमहूरियत के लिए बुरा साल है? ये तो दुरुस्त है कि जो इन हाउस तब्दीली हुई है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक हुई है और कानून के हिसाब से उसके अंदर कोई नक्स नहीं है। और ये भी दुरुस्त है कि असम्बली प्रोसीजर्स के मुताबिक ही सब कुछ हुआ, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, उन्होंने अपना ओहदा संभाला। लेकिन हम मायूस कुन उसको इसलिए करार दे रहे हैं कि इस साल के दौरान हमें अपने जमहूरी निज़ाम का कुछ हकीकी चेहरा और उसके मतलब कुछ वाज़ेह हक़ाइक़ नज़र आए। शक तो पहले से भी था कि हमारे जमहूरी निज़ाम को कुछ ऐसी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं जिनको आइनी तौर पे करने का हक़ हासिल नहीं है। लेकिन चूँकि इस साल में ये इंकशाफात बिल्कुल अथॉरिटेटिव तरीके से सामने आए हैं तो इसलिए हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी जमहूरी निज़ाम की हकीकत क्या है। मिसाल के तौर से साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह बरबला कहा है, पब्लिकली टेलीविज़न के ऊपर एक इंटरव्यू में कहा है कि हम तो अपने कवानीन भी पास कराने के लिए एजेंसियों की मदद लेते थे। और फिर आपको जाते जाते हमारे साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस बात का इतराफ़ किया खुलेआम कि 70 साल से फ़ौज मुल्क के सियासी मामलात में मदाखलत कर रही है और ये गैर आइनी काम है और अब हमने फ़ैसला किया है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इससे हमें जमहूरी निज़ाम के मुतल्लिक़ काफ़ी तशवीश और मायूसी हुई, इसलिए हमने इसका मायूस कुन करार दिया। अच्छा, इस पे ज़रा एलैबोरेट करें। अभी आपने भी जिक्र किया कि साल के लिए अहम बाकायदा पहली दफ़ा ये जो कहा गया कि पाक फ़ौज के सरबराह की जानिब से सियासत में मुदाखलत का एतराफ़ और इस सिलसिले के ख़ात्मे का ऐलान।
आपने भी मेंशन किया, लेकिन एलैबोरेट ऑन दिस कि तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस ऐलान पे अमल होगा, लेकिन हम माजी पे निगाह दौड़ाते हैं तो फिर हमें बहुत शर्मिंदगी होती है कि 70 साल तक मुस्तकिल ये सब कुछ होता रहा, इसे बर्दाश्त किया जाता रहा, इसको तब्दील करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई, और इस पर कितना नुकसान हुआ, कितनी हुकूमतें बदली, कितनी इंस्टेबिलिटी आई, और उसके नतीजे में हमारी तरक्की कितनी पीछे जा पड़ी। हमने कई ऐसे मामलात किए जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ गई। तो ये सारे काम जो हुए हैं, इस वजह से हमें इस पे शर्मिंदगी हुई है, लेकिन आइंदा के लिए एक जो अच्छा वादा है वो बहुत अच्छी बात है। अब उसका तकाजा ये है कि माजी में जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको खा अलामती तौर पर ही सही, उनके बारे में कोई तफ्तीश हो, उनको सज़ा दी जाए, और फिर आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए इस वादे के ऊपर, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है वो बिल्कुल सही खतूत पे चलता है। इस सिलसिले में आपकी एक तजवीज़ भी सामने आ गई, बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। साल 2022 हमने आपको पहले भी, जब साल 2022 का गालिबन आखिरी शो था, तो हमने आपको डिस्कस किया था कि हम बहुत सी चीज़ों को रोना तो रो सकते हैं, आपको पता ही उसे हम क्या कहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे हम फ़ख्र कर सकते हैं वो सर्टनली हमारा म्यूज़िक और हमारी फ़िल्म है। हमारी फ़िल्म ने ना सिर्फ पाकिस्तान में आउट परफॉर्म किया, बल्कि हमारी एक ऐसी फ़िल्म आई जिसने हमारे ख़ित्ते में, इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट का जो पड़ोसी मुल्क है हमारा भारत, उसकी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया, और एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म ने ग्लोबली एक ऐसा बिजनेस किया कि उसको केस स्टडी के तौर पर लिया जा सकता है, लिटरली एब्सोल्युटली लिया जा सकता है। बट द वेरी फैक्ट कि ये एक फिल्म है जिसने सारों को सिनेमास की तरफ खींच लिया, देयर वाज नो अदर वे अबाउट इट। इतनी इसके बारे में बात हो रही थी, इसकी धूमें थी, इतनी तारीफ हो रही थी कि एवरीबडी was pushed into the cinemas, और देखनी तो थी, और उसके बाद ऑफ कोर्स nobody was disappointed। और नंबर्स जो हैं, जितना बिजनेस इस मूवी ने किया इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि दे आल्सो स्पीक वॉल्यूम्स फॉर एनी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट। एक फीडबैक जो पहला आता है ना, भाई कैसी लगी, भाई सब लोग कहते, पहली लाइन जो कहते हैं यूजुअली, इट लुक्ड वेरी इंटरनेशनल। सो जो लुक है ना वो बड़ी मैटर करती थी। ऑब्वियसली कहानी है, नासिर अदीब साहब के लाजवाब डायलॉग्स हैं, फिर अदाकारी है ज़बरदस्त अदाकारों की, फिर एक वो जो माहौल है, सेट है, द फील ऑफ द फिल्म वो बड़ी इंटरनेशनल थी। और इस सिलसिले में हमने 2 मेहमानों को आज दावत दी है, क्योंकि फिल्म तमाम इतने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है कि हम क्या ही मेंशन करें आपको। 100 करोड़ पाकिस्तानी से ज़्यादा का बिजनेस, जी बिल्कुल, और पहली फिल्म बन गई है इतना बिजनेस करने वाली, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 2.5 अरब यानी कि 250 करोड़ 250 करोड़। A lot of zeros and you know how we feel about so many zeros। तो जी ज़रा इंट्रोड्यूस करें हमारे गेस्ट जो हमारे साथ हैं। कैप्टन ऑफ द शिप बिलाल से हमने फिल्म की रिलीज से लिटरली 2 दिन पहले मुलाकात की थी, तब माहौल बिल्कुल और था, तब भी वैसे ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। बिलाल लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं वाया जूम फ्रॉम दुबई, और इस फिल्म के कैमरे पे अपनी महारत के कमालात दिखाने वाले शायान शेख हमारे साथ मौजूद हैं इन कराची स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। शायान, आपकी इजाजत के साथ हम बिलाल से जरा पहले बात कर लें, बिकॉज़ आई वंडर कि पता नहीं आजकल ये किसी को मुंह भी लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे। हमारे शो पे बैठे हुए हैं, फोन शोन उठा रहे हैं आजकल आप लोगों के, या कोई आपको बुलाता है तो आप जवाब देते हैं या फिर कहते हैं जाओ? नहीं, वैसे जवाब देने में पहले भी बहुत बुरा था, अब बहुत बुरा हो गया हूँ। बट द लास्ट 1 month आई वाज इन लंदन विद माय फैमिली, और मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रहा था, so was taking a vacation, and now I'm on my way back। अच्छा बिलाल, have you come to grips with the fact कि ये मूवी मतलब it has blown, जिसको कहते हैं अच्छी उम्मीद करना, एक पॉजिटिव रखना। ऑब्वियसली एक मौला जट जो कि एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है, उसको लेके सामने आ रहे हैं आप दोबारा, और अच्छी उम्मीदें हैं, पॉजिटिव हैं आप, बहुत अच्छा होगा। बट ये हो जाना जो हुआ उसके बाद कि लेफ्ट राइट दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है। कल CNN ने इस पर एक सेगमेंट किया, फवाद खान का इंटरव्यू किया, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स जिनको मौका मिला उन्होंने देखा। डिड यू एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ दिस फिल्म? देखिए, हर किस्म की, क्योंकि इतना टाइम लगा इसको बनाने में, तो हर किस्म की जो पॉसिबिलिटी है वो हमने इमेजिन तो की भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसका हो जाना, एक बेस्ट केस सिनारियो का हो जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। फॉर अ फिल्म टू अचीव सच अ विक्ट्री, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ओवरसीज एज वेल,
सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जितना टाइम इस पे हमने लगाया, जितनी मेहनत हुई, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई, आई थिंक इट्स डन मच मोर देन व्हाट ऑल ऑफ अस कुड होप फॉर। एंड ज़बरदस्त। अब ज़रा हम शायान से बात कर लें। शायान, जब मौला जट का आपने सुना या बिलाल ने आपको ब्रीफ किया, आप कब से इस प्रोसेस में साथ थे, और वाज देयर एनी पॉइंट जब आपको लगा कि यार ये चैलेंजिंग हो सकता है बड़ा? ये तो बड़ा फ्रीक्वेंट था। अच्छा, ये बड़ा रेगुलर बेसिस हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा शॉट बिलाल की तरफ से आ रहा होता था जो जिसको शूट करना बड़ा चैलेंजिंग होता था, क्योंकि मोस्टली इट वाज डन ऑन अ स्टडी कैम, और काफ़ी हैवी सिस्टम होता है वो किसी भी ऑपरेटर के लिए। ट्रू। तो ही लव्स अ लॉट स्टडी कैम, उनको बड़ा पसंद है। तो छोटे छोटे शॉट्स कुछ इस तरह के होते थे, बड़े डायनामिक होते थे, जिसको मूव बनाना या उसको कैमरे को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, चैलेंजिंग होता था, लेकिन इट वाज अ वेरी डायनामिक एक्सपीरियंस। बड़ा मज़ा आया था। मैं 2015-16 से फिल्म के ऊपर था। हमने 2015 में फर्स्ट ड्राफ्ट जो था स्क्रिप्ट का वो सुना था, और उसके बाद से एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ऊपर था कि ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो सेट पे इवन दो इट वाज चैलेंजिंग, लेकिन मज़ा बहुत आता था उसको शूट करने का। ऐसा भी होता है ना कि कभी अदाकार की गलती से, कभी किसी लाइट की गलती से, या कभी कैमरामैन की गलती से वो टेक दोबारा होता है, तो वो कभी किसी ने गुस्सा तो नहीं उतारा? नहीं, गुस्सा तो मौला जट के सेट के ऊपर गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं था। अलाउड ही नहीं था। अलाउड की बात नहीं, कोई गुस्सा करता नहीं था, क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा होता था। और अगर कोई रीटेक होती भी थी तो सब लोग अंडरस्टैंड करते थे। कभी अगर मेरी वजह से रीटेक हुई है तो तमाम एक्टर्स बड़ा अंडरस्टैंड करते थे। बिलाल का बड़ा सपोर्ट था मेरे पास, और जब भी कभी ऐसा होता था कि यार ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि शॉट्स बहुत मुश्किल होते थे कभी कभार। इतना एक्शन भी है। एग्जैक्टली। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर, किसी भी प्रोजेक्ट का जब सक्सेस होती है तो हाउ इट कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन वो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जी अदाकार बड़े अच्छे थे, स्टोरी बड़ी अच्छी थी, म्यूजिक बड़ा अच्छा था, बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं, बट विद द लेजेंड ऑफ मौला जट द होल फील, द होल स्क्रीन लुक वेरी इंटरनेशनल। अब इसकी डेफिनेशन आप जो भी दें, बट इट लुक्ड एक चीज़ जो हट के होती है। शायान एंड बिलाल, डिड यू एक्चुअली वर्क ऑन हाउ द स्क्रीन शुड लुक? आपके कैमरा एंगल्स क्या होने चाहिए? हर चीज़ मुख्तलिफ होनी चाहिए। शायान, आपसे सबसे पहले इसलिए पूछूंगी बिकॉज उनमें कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो शायद आपने अपने पहले प्रोजेक्ट्स में नहीं की हुई थी, एंड द फर्स्ट टाइम यू डिड हियर। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें थी इस तरह की। इनफैक्ट मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि हर सीन के अंदर किसी किस्म के इस तरह के शॉट्स हुआ करते थे जो कभी हमने पहले ना कभी कंसीव किए थे, ना कभी उस पैटर्न के ऊपर शॉट्स लिए थे। वर्किंग होती थी, बिल्कुल होती थी। प्री प्रोडक्शन के अंदर बहुत वर्किंग थी इसके अंदर, कि कुछ चीज़ें थी जो बिलाल को उसी तरीके से शूट करनी थी जो उन्होंने इमेजिन किया हुआ था, तो उस चीज़ को एट पार शूट करना। प्लस सेट के ऊपर जाने के बाद जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मज़ीद किया करते थे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से शूट करना है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा जाता था कि उस इमेज का किस तरीके से असर पड़ेगा व्यूअर के ऊपर। तो लॉट ऑफ वर्किंग एंड प्लानिंग वाज देयर। बाकी तो बिलाल खुद जवाब दें इस चीज़ का, ही तो बड़ा बिलाल इस पे तो ज़रूर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही एक और भी हम अगर बिजनेस वाइज बात करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री तभी चल सकती है जब बिजनेस वाइज एक फिल्म अच्छा परफॉर्म करे। 250 करोड़ का इसने बिजनेस कर लिया, पाकिस्तान के लिए किसी भी फिल्म के लिए अनइमेजिनेबल बात थी, लेकिन इस पे एक्चुअल लागत क्या आई थी? क्योंकि हम उससे भी ज़रा गेज कर सकते हैं। हाँ जी, ये फिल्म कमाल रही है। देखिए, इसका जवाब तो आप प्रोड्यूसर से पूछें, बट वी कैन सेफली अज्यूम कि द फिल्म हैज मेड अ गुड प्रॉफिट, एंड जी एंड इट्स अभी तो लगी हुई है सिनेमाज, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। अब हम फेज 2 में और टेरिटरीज में करेंगे। अभी हमारा प्लान चाइना में रिलीज करने का भी है इन 2023। फिर एक मेजर चंक बिलाल डिजिटल राइट्स बेच के भी आता है फिल्मों का अक्रॉस द बॉर्डर। तो हमारी ये प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जो फिल्में सिनेमा से इतनी कलेक्शन नहीं कर पाती, अगर अच्छी होती है तो वो इतना बड़ा चंक डिजिटल राइट्स बेच के अचीव कर लेते हैं। तो आपका भी इस किस्म का कोई बातचीत चल रही है, कोई प्लान है? जी, अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है, एंड होपफुली विल फाइनलाइज इट वेरी सून, आई थिंक विद इन अ मंथ। अच्छा बिलाल, चूंकि हम रोज़ इस किस्म की खबरें सुनते हैं, फिर उसकी तरदीद आती है कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हो रही है, जी होने वाली है, नहीं हो रही, मतलब रोज़ एक नई कहानी होती है। आज आप हमारे साथ हैं, बता ही दें क्या हो रही है वहाँ रिलीज़ कि नहीं हो रही? नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं हो रही रिलीज, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर बोथ साइड्स।
अगर वहाँ रिलीज होती है। एज ऑफ नाउ अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है प्लान। अच्छा, कोई प्रीक्वल, कोई सीक्वल ऑलरेडी? क्योंकि क्रिएटिव आदमी जो होता है ना, वो टिक के बैठ नहीं सकता। मेरा ख्याल है आपने लंदन वेकेशन कर ली फैमिली के साथ, अब कुछ ऑलरेडी कुछ तंग कर रहा है आपको? रात को सोने से पहले कुछ ख्यालात आते हैं? हाँ, एक्चुअली इसका कोई सीक्वल का तो प्लान नहीं है, ना प्रीक्वल का। आई फील कि बस ये जो एक चीज़ बन गई है, अब अगला जो भी प्रोजेक्ट हो, इट शुड बी चैलेंजिंग इन अ न्यू वे। वरना कंफर्ट जोन में रह के एक और उसी तरह का प्रोजेक्ट बनाने में इट जस्ट वोंट बी एज चैलेंजिंग द नेक्स्ट टाइम। और इस बार कौन कहेगा कि अब ये नहीं हो सकता बिकॉज अब सीक्वल पे हर कोई वो एक्सपेक्टेशन होंगी। सो आई वुड लाइक पीपल टू doubt the third project as well till it's released. That has mostly worked in your favor in the past as well. So I guess ये इसी तरह ही चलेगा। शायान, this is your first time in front of the camera. We know आप बड़े आदी हैं पीछे रहने के, तो मौला जट की ऐसी पॉपुलैरिटी है कि आपको भी सामने ले आई। अब वही बात होगी जो हम बिलाल से भी पूछ रहे हैं, इतना चैलेंजिंग काम तो रोज़ तो नहीं आता, और जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो आम चीज़ से ज़्यादा देर तक खुश भी नहीं रहते। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अभी रियलाइज आप अभी भी ऑब्वियसली बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं। सबसे मुश्किल सीन भी बताएं। हाँ, लेकिन पहले ये बताएं ना कि अभी किस तरह आप इसको ओवरकम करेंगे कि आपका और भी चैलेंजिंग काम हो, रिवॉर्डिंग काम। ये तो खैर अब कोई और प्रोड्यूसर इस तरह की कोई प्लान उठाएं तो मज़ा आए उस चीज़ का, क्योंकि इस तरह की वाकई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। आखिरी दफ़ा बिलाल के साथ ही हमने फिल्म की थी जो इतनी ही चैलेंजिंग थी, वार। वो बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए, क्योंकि अगेन वो भी बिल्कुल एक नए पैटर्न के ऊपर शूट हो रहा था और बिल्कुल नई चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल हुई थी। ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका बड़ा एम्फेसिस होता है कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाए, ताकि किसी किस्म से भी हम लोग किसी दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर फिल्म बन रही है उससे हम लोग पीछे ना हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा नहीं है। हर प्रोजेक्ट की अपनी क्रिएटिव चैलेंजेस होते हैं। जिस तरह से अभी जो ड्रामास वगैरह जो मैंने किए हैं, जो और दूसरे कमर्शियल्स या जिस तरह की भी चीज़ें की हैं, हर चीज़ की अपने लेवल पे एक अलग ही चैलेंज होता है जिसको ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको सबसे ज़्यादा विजुअली देख के क्या मज़ा आया फिल्म में, अपना खुद हाथ से कैमरा चलाया हुआ? देखिए, मेरे लिए जो सबसे मुश्किल शॉट था वो मौला जट का इंट्रो शॉट था, जिसमें कैमरा 360 उनके इर्द गिर्द घूमता है एंड देन इट पुशेस इन। था वैसे वो एग्जैक्टली, वो काफ़ी मुश्किल शॉट था मेरे लिए। वैसे देखने में तो बहुत सिंपल शॉट लगता है, लेकिन उसकी स्पीड और जितना डायमीटर था जिसके ऊपर मुझे रन करना था वो बहुत काफ़ी खुला डायमीटर था, और टाइमिंग बड़ी कम थी कि एक इंसान जब नीचे से खड़ा होता है तो उसी टाइमिंग के अंदर मुझे पूरा 360 लेके सामने आना था। तो इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग शॉट, बड़ी मुश्किल से लिया, लेकिन जब वो शॉट लिया और उसके बाद जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो वो सारा जो पेन और वो सब कुछ जो शॉट के प्रोसेस के अंदर था वो सारा खत्म हो गया था। अच्छा बिलाल, डीओपी तो ऑब्वियसली आप ही थे, यू वर द वन गाइडिंग ऑल द शॉट्स एंड व्हाटएवर वेंट इनटू द मूवी। एक एक चीज़, एक एक लम्हा, मोमेंट के इस पे क्या इम्पैक्ट, आपने क्या ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था, या कभी कभार ये भी होता है दैट व्हेन यू आर इन दैट एनवायरनमेंट और आप सेट देखते हैं और पोटेंशियल देखते हैं तो आप सोचते हैं उस मोमेंट पे कि जी इसको इस तरह होना चाहिए? एक्चुअली दोनों चीज़ों का मिक्स होता है। अ लॉट ऑफ इट इज प्लान्ड। इस बार काफ़ी ज़्यादा जो स्क्रीन प्ले था, जो सीन्स थे, वो पहले से सेट थे, शॉर्ट लिस्ट हमारी रेडी होती थी। बट व्हेन यूर ऑन सेट ऑब्वियसली यू इम्प्रोवाइज अ लॉट, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या चैलेंजेस आते हैं, तो उसके हिसाब से हम करते रहते थे, ट्वीक करते रहते थे। सो चैलेंजिंग एक्चुअली हर एस्पेक्ट में था। जो आपने पहले भी कहा ना कि वो जो इंटरनेशनल एक लुक आई है, इट्स नॉट जस्ट कैमरा बट जो प्रोडक्शन डिज़ाइन डिपार्टमेंट हमारा है, जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, जो सेट डिज़ाइन, सब कुछ व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर, सो वो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज था। एक और चीज़ उसमें लगती है कि ही वाज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, वाज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। उसके अंदर ये होता था कि हम लोग भी आइडियाज़ देते थे और मेरी टीम आइडिया देती थी, बाकी और दूसरे लोग भी आइडियाज़ दे रहे होते थे। जो भी आइडिया बहुत अच्छा भी लगता था तो ही यूज्ड टू ऐड इट इनटू आवर शॉर्ट लिस्ट। तो ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट था इसके अंदर। इसी वजह से आपको सारी चीज़ें काफ़ी सिंक्रोनाइज लग रही हैं उन सीन्स के अंदर, क्योंकि हर किसी का एक इनपुट होता था उसके अंदर, और जो इनपुट अच्छा होता था वो सपोर्टेड होता था डायरेक्टर की तरफ से। फाइनली फ्रॉम अ कैमरामैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इतने बिग स्टार्स थे, सारे ही बिग स्टार्स थे मूवी में, आपको कैमरे की आंख से क्या लगता था कि दिस पर्सन इज मेड फॉर दिस मूवी?
या मेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो हु वाज द बेस्ट इन योर आईज? मुझे लगता है वैसे तो सबने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमजा और हुमायमा इन मतलब ये लोग जब स्क्रीन के आगे आते थे तो भर जाती थी, फ्लॉलेस होता था सब कुछ और बड़ा मजा आता था उन लोगों के साथ काम करने में। उनके छोटे-छोटे जेस्चर्स बहुत मजा आता था। ऑडियंस ने भी महसूस किया, वो बड़ा मेरा ख्याल है हो, इवन गौहर रशीद हो या फिर मुदा हो। फवाद का जो रोल था, मौला जट का रोल, इट वाजंट इजी एट ऑल, क्योंकि उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस ज्यादा थे, डायलॉग्स कम थे, तो वो बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत जान मार के ये शो किया। और जो अदाकार हैं जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टोन अगर आपके पास हो या थोड़ा सा आपने लार्जर इन लाइफ प्ले करना हो तो वो निस्बतन आसान होता है बजाय इसके जो फवाद खान का रोल था। वो बहुत मुश्किल किरदार था, और वो एक पर्सनालिटी ऑफ बड़ा मुश्किल किरदार था। अच्छा बिलाल, लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायरेक्टर्स कट भी होता है ना, कोई ऐसा सीन अब हम कभी देख सकेंगे ऐसी मौला जट जिसमें वो भी सीन हो जो हमने नहीं देखे और आपके फेवरेट हो? एक्चुअली जो भी ये डायरेक्टर्स कट ही था, बिकॉज डायरेक्टर्स कट यूजुअली बाय तब होता है जब एक हॉलीवुड स्टूडियो जो है वो अपना एक कट रिलीज करता है और उसके बाद एक डायरेक्टर्स कट आता है। तो इधर तो खुद ही कर रहे थे, तो यही फाइनल कट था। कुछ ऐसा नहीं हमने कोई निकाला। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ 99% जो हमने जो भी सीन्स शूट किए दे वर अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो अब मुश्किल ये है कि इसका डायरेक्टर्स कट आए। आई थिंक अब इट्स टाइम टू मूव ऑन टू समथिंग न्यू। अब ये समथिंग न्यू आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन कोई हिंट नहीं दे रहे कि वो समथिंग न्यू क्या हो सकता है। असल में ये मैं अपनी पिछली गलती से जरा सीख रहा हूँ, क्योंकि अगले 10 साल में बात होती रहेगी। बट यू हैव समथिंग इन माइंड, ये तो बता सकते हैं। नहीं, not specifically. I'm just playing with a lot of ideas and a lot of opportunities that have opened up because of the success of this film. तो अभी जरा मैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा बिलाल, फाइनली ये भी बता दें, सवाल आया है कि ये चाइना के अलावा रशिया, टर्की, मतलब इन मुल्कों में भी रिलीज होगी फिल्म उनकी जबानों में? जी, अब नेक्स्ट फेज में ये 3 टेरिटरीज हैं और भी छोटी छोटी टेरिटरीज कुछ अफ्रीका में, और जिधर भी अब फिल्म को अपॉर्चुनिटी मिलेगी उधर हम रिलीज करते जाएंगे उसको। गुड लक बिलाल, माशाल्लाह आपसे बात करके बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि आपने कुछ झंडे गाड़े हों, लेकिन हम आपको याद करा दें कि आपने झंडे गाड़ दिए हैं, इंक्लूडिंग योर टीम। स्टे एज ग्राउंडेड एंड ऑलवेज गुड टू स्पीक टू यू बिलाल एंड शायान। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मुलाकात करके, क्योंकि आपका काम तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, पूरी दुनिया को ही अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस, और इंशाल्लाह हम आपको वक्त देंगे बिलाल, आप आइडियाज पे काम करें और फिर हमें जल्दी से बता दें of your ideas। पाकिस्तान क्रिकेट पर जब भी बात होती है अमूमन मर्दों की कौमी टीम तक की बात महदूद रहती है, लेकिन वक्त बदल रहा है। ख़वातीन क्रिकेटर्स भी अब तवज्जो का मरकज़ हैं और मैचेस में परफॉर्मेंस भी इनके सामने आती है। पीसीबी के साबिका सेटअप ने एक अच्छा कदम ये उठाया था कि ख़वातीन की PSL का ऐलान किया था। अब लेट्स सी कि वो ऐलान अमली जामा कब तक उसे पहनाया जाता है, ये भी देखना बाकी है। लेकिन मौजूदा सेटअप भी ये प्रोग्राम आगे बढ़ाए और पुरअज़्म होकर आगे बढ़ाए तो बड़ा अच्छा होगा मुल्क में ख़वातीन में खेलों के फ़रोग़ के लिए। अच्छा जी, आप हंस लें तो मैं बता दूं आपको कि गुज़श्ता साल ख़वातीन टीम की मजमूई कारकर्दगी ऐसी ही थी जैसे एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। टीम से तवक्को की जाती है और सर्टनली की जानी भी चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप में नुमाया परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन एशिया कप में भारत को हराकर फाइनल तक पहुंचना और आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ जीतना हाईलाइट्स रही हैं। इस साल भी इट्स गोइंग टू बी अ पैक्ड सीजन। और बिल्कुल, अब नए साल में भी ख़वातीन टीम का एक मसरूफ़ स्केड्यूल है और इसी महीने आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा जिसमें 3 वनडे और T20 होंगे, और इसके बाद है जी जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड T20 जहां के पाक इंडिया टाकरा भी होना है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाएं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट टीम, और कराची में इसकी भरपूर तैयारियां जारी हैं। और उन तैयारियों में से जी टाइम निकाला है बिस्मा मारूफ, हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन। उन्होंने हमारे लिए, बिस्मा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इन अ नटशेल ये बता दें कि इन योर व्यू 2022 कैसा रहा पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। 2022 का जो फर्स्ट 6 मंथ्स है मैं कहूँ थोड़े से एज टीम हम लोग के लिए मुश्किल थे, हम लोग इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सके। पर देन मैं ख्याल से एशिया कप में बड़ा अच्छा हम लोगों ने अपना कमबैक किया।
इंडिया को हराया वहाँ पर, और एक अच्छा कॉन्फिडेंस इन्होंने कैरी किया। देन वी वन आवर चैंपियनशिप पॉइंट्स अगेंस्ट श्रीलंका एंड आयरलैंड। होम सीरीज में बहुत देर बाद क्रिकेट हो रही थी, तो डेफिनेटली जब आप अपने क्राउड और अपने लोगों के सामने खेलते हैं तो एज प्लेयर एज टीम आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये हम लोग कैरी कर रहे हैं इस साल, और कोशिश करेंगे जो हम लोग के विनिंग जो स्ट्रीक हम लोग कैरी कर रहे हैं उसको, जो प्रोसेस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैरी करें और उसी तरीके से क्रिकेट जो है वो खेलते रहें। अच्छा, ये बताइएगा बिस्मा, वो जो PSL का ऐलान हुआ था आपके इल्म में है, कुछ उस पर प्रोग्रेस हुई, कुछ उस पर बात हुई आगे? जी, हम लोगों ने भी सुना है कि अभी रिसेंटली रजम सेठी ने अनाउंस किया है कि जो वुमेंस लीग है वो जिस तरीके से प्लान हुई है वो इंशाल्लाह उसी टाइम पे होगी। अच्छा, अब ये बताइए, आप कुछ सालों से माशाल्लाह खेल रही हैं और आप बहुत सी ख़वातीन के लिए मिसाल भी बनी हैं। अपने छोटी सी बेबी के साथ ट्रैवल करना, अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ भी साथ साथ निभाना, डोमेस्टिक ज़िम्मेदारियाँ भी साथ साथ निभाना, आपको लगता है कि जब आपने शुरू किया था और आज 2023 में हम मौजूद हैं, ख़वातीन ज़्यादा इनकरेज्ड हैं, तादाद बढ़ी है ख़वातीन क्रिकेटर्स की, या इंटरेस्ट जो लेती हैं लड़कियाँ उनकी तादाद बढ़ी है? बिल्कुल काफ़ी चेंज आया। जब मैंने स्टार्ट किया था तब वुमेन्स क्रिकेट का इतना पता नहीं था कि एग्जिस्ट करती है, बट नाउ एज ऑफ नाउ जो प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग का जो प्लेयर्स का पूल हो चुका है, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो पेरेंट्स हैं वो अपनी डॉटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो आके खेलें। तो ये एक हम लोग के लिए बड़ा एक इंकरेजिंग चीज़ है कि जो कि हम लोग इस सेटअप में चेंज कर सकें, और मेरे ख्याल से जो आने वाला फ्यूचर है वो इंशाल्लाह डेफिनेटली जो वुमेन्स क्रिकेट के लिए काफ़ी ब्राइट रहेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का अब पहला जो एक आपको नज़र आ रहा है टारगेट, वो है आप लोग सारे ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें 3 होंगे वनडेज और 3 होंगे T20s। क्या तैयारी है उसके लिए? क्या स्ट्रैटेजीज़ आप लोग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, अभी आप इसीलिए कराची भी आए हुए हैं, क्या नई चीज़ है जो आपको लगता है क्योंकि दिस इज़ समथिंग, ये टीम है हमारे सामने और अब हमें ये ट्राई करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया सबको पता है काफ़ी टॉप टीम है, और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपना वे ऑफ प्ले किस तरह खेलते हैं, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा एज कैप्टन इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने प्रोसेस में रहें और जो चीज़ें हम अच्छी करते हैं मैंने उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारी टीम की एक अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है। हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच सकते। जो हमारी स्ट्रेंथ है अगर हम उस पर खेलें तब हम टीम्स के पास आ सकते और रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी इस टीम कि हम लोग प्रोसेस में रहें और अपना जो वे ऑफ प्ले है उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, कोई ऐसी सीरीज़ है जो 2023 में आपको लगता है कि हाँ, ये पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए? अभी तो ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा फॉरन वर्ल्ड कप है, तो अभी तो हमारी आई उस पर रहेगी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के जो सीरीज़ है काफ़ी हमारे लिए अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छे हम लोग को प्रेपरेशन मिल जाएगी, मैच टाइम मिल जाएगा, ताकि हम अपना कॉम्बिनेशन भी तैयार कर सकें कि हम जो वर्ल्ड कप में क्या हम लोग का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये नई मैनेजमेंट है, वैसे इस पे भी जरा बात कर लें, इस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात जिस पे आप हमारे साथ हैं तो हम जानना ज़रूर चाहेंगे, एशिया कप पिछले साल जो हुआ था जिसमें इंडिया को भी बीट किया था पाकिस्तानी टीम ने, एंड ऑफ कोर्स सेमीफाइनल्स तक भी रसाई हो गई थी। क्या एज होता है इतनी टीमों से के अगेंस्ट आप लोग खेलते हैं, हर किसी की एक डिफरेंट लेवल ऑफ टैलेंट, स्किल, प्रैक्टिस होती है, कहीं आपको लगता है कि हम लैग बिहाइंड करते हैं, कोई चीज़ हमारे पास होती तो हमारी लड़कियां बेहतर परफॉर्म कर सकती, या फिर एट पार है सब कुछ? देखिए, डिफरेंस डेफिनेटली है टीम्स में, और हम लोग काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग को ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका, हम लोगों ने अपने ग्रास रूट को इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से जो डिफरेंस है वो ज़्यादा शो हो रहा है, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से जो वुमेन्स लीग का जो अनाउंसमेंट है, मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली हेल्प करेगा हमारी बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, और मेरे ख्याल से कंपेटिटिव जितने हम क्रिकेट खेलेंगे तो इंटरनेशनल के क्या होना चाहिए फिर? मैनेजमेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसों की कोई कमी है, इन्वेस्ट भी होता है वुमेन क्रिकेट पे, नई मैनेजमेंट है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट कि हाँ भाई ये करें तो कुछ ये बेहतरी आ सकती है? बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपेटिटिव क्रिकेट हो। हम लोग का इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है कि मैंने जैसे कहा कि वुमेन्स लीग अगर होती है तो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो उनके साथ खेलेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो उससे बहुत सारी जो चीज़ें जो वो सीखता है और प्लेयर को पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको
कौन सा किस किस्म का प्रेशर हैंडल करने की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, फाइनली बिस्मा, चूंकि हम प्रेशर को हैंडल करने की बात ही कर रहे हैं, एक तो ऑन द ग्राउंड प्रेशर होता है और एक आपको पता है आजकल हमारा वी हैव सो मेनी ओपिनियंस, प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए, क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होती है। अगर आप सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पे देख लें, किस तरह आप और आपकी जो साथी प्लेयर्स हैं किस तरह हैंडल करती हैं? डू यू इवन गो थ्रू ऑल द कमेंट्स? और हर किसी की आपको पता ही है कि 2 सेंट्स होते हैं, एडवाइस होती है, डील किस तरह करती हैं? पर्सनली आई डोंट, मैं उन चीज़ों को नहीं देखती और मेरी कोशिश होती है कि खासतौर पर टूवर्ड्स पे उन चीज़ों से अवेयर आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप उन चीज़ को देखने लगे फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जो भी आपका गोल होता है। अगर आप इंडिविजुअल अपसेट हो गए तो आप टीम का जो आपसे रिक्वायरमेंट हो कि आप उससे पूरा नहीं उतर सकते। तो हम लोग यूजुअली हम यही करते हैं, जो हम एज प्लेयर्स भी एक दूसरे से बात करते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया को बिल्कुल साइड पे रखा जाए, टूवर्ड्स पे उस चीज़ को ना देखा जाए, और जो हमारी गेम है, जो हमसे रिक्वायरमेंट है, उसको हम बस फोकस करते हैं, कोशिश Thank you, Bisma. Thank you and good luck to you and the rest of the girls for this year as well. एंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और उसके बाद वर्ल्ड कप। अच्छा, ये मुझे बात इनकी बड़ी अच्छी लगी है कि सोशल मीडिया मतलब डिसरिगार्ड करो, अपने काम से काम रखो। हम सारों वी रियली इन 2023 वी नीड टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी। और कुछ फिल्टर आउट, झूठे यूट्यूब चैनल्स पे फिल्टर आउट जिंदगी से लोगों को करने की जरूरत है। बहुत ही कुछ करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में गंदम का बहरान आहिस्ता आहिस्ता पूरी शिद्दत से आवाम को अपनी लपेट में ले रहा है। वैसे किस किस बहरान का पूरा मुल्क ही ऐसा लगता है कि बस हम बहरानिस्तान ना बन जाए, सूरत हाल तो यही नज़र आ रही है। और आटे की कीमत काबू से बाहर हो रही है। क्वेटा में 20 किलो आटे का थैला मजीद 200 रुपये इजाफे के साथ 2800 रुपये तक जा पहुंचा है। सूबे में गंदम का सिर्फ 10,000 बोरियों का स्टॉक बाकी रह गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि फ्लावर मिल्स मालिकान को दिसंबर का कोटा दे दिया गया है, जल्द जनवरी का कोटा भी मिल जाएगा। और ताहम आपको ये भी बता दें कि जो मिल्स मालिकान है उनका कहना है कि उन्हें मतलूबा मिकदार में गंदम फराहम नहीं की जा रही और वो हुकूमत से गंदम की फराहमी का कई रोज़ से मुतालबा भी कर रहे हैं। और चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन बलोचिस्तान चैप्टर सैयद आगा नासिर ने चंद दिन पहले खबरदार किया था कि अगर गंदम का इंतज़ाम हंगामी बुनियादों पर ना किया गया तो सूरत हाल संगीन होगी। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, ये देख लें। बरामद शुदा गंदम की खरीदारी डॉलर्स में की गई है। पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी की वजह से बरामद शुदा गंदम की कीमतों पर फराहमी मुमकिन नहीं रही। अगर मरकज़ी हुकूमत और पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान को गंदम की हंगामी बुनियादों पर फराहमी मुमकिन बनाए तो यह गंदम और आटे के पैदा होने वाले बहरान से बचा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। अच्छा जी, यही बताया जा रहा है कि 9 से 10 लाख बोरियों का फौरी बंदोबस्त ना किया गया तो सूबे में आटे का मिलना मुश्किल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बाय द वे आटे की दस्तियाबी के हवाले से खबरें अच्छी नहीं है। एक तासर ये है ये बात पहुंच जाएगी, अगर ये चल पड़ी है बात तो फिर सब कुछ खत्म बलूचिस्तान अगर गंदम भेजी जाती है लेकिन ऐसे महंगे दामों स्मगल कर दिया जाता है तो कोई ऐसी बात। अच्छा जी, बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं क्योंकि कोयटा से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर हमारे साथ है। नदीम कौसर, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि सूबे में गंदम की मिकदार बहुत ही कम रहेगी। ये फिगर्स भी दे रहे हैं, आटे की जो किल्लत पैदा होने वाली सूरत बन चुकी है अब। तो क्या सूरत हाल वाकई आपको भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में इतनी तशवीशनाक लग रही है? जी, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल ये है कि जो आटा और गंदम है वो ज़्यादातर पंजाब से यहाँ आती है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान का महकमा खुराक है वो बहुत लिमिटेड तादाद में जो है वो गंदम अपने पास स्टॉक रखता है। अब पंजाब से आटा और गंदम आ नहीं रहा है। जो बलूचिस्तान में स्टॉक मौजूद था वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तकरीबन चंद हज़ार बोरियाँ ही महकमा खुराक के पास बाकी रह गई होंगी। तो इस सूरत हाल में वाकई सूरत हाल तशवीशनाक है। लेकिन जो महकमा खुराक के हुकाम का कहना यह है कि उन्होंने 500 के से जो है तकरीबन 2 लाख गंदम ख़रीद ली हैं जो 1-2 दिन तक पहुँच जाएंगी। गंदम मिलने के बाद जो है वो फ्लोर मिल को जो है वो आटा गंदम फराहम कर सकेंगे और उसके बाद आटे का जो बहरान है उसमें कमी हो सकती है। लेकिन अगर ये गंदम नहीं आई तो सूरत हाल वाकई तशवीशनाक हो जाएगी। अच्छा नदीम कौसर, अभी हुकूमत वार्निंग दे रही थी और हमने देखा कि कीमतें ऑलरेडी बढ़ गई हैं। क्या कीमत चल रही है वैसे और कितनी कीमत मज़ीद फ्लावर मिल्स या दुकानदार कह रहे हैं या होल सेलर्स की भी बढ़ सकती है?
जी, आटे की कीमत जो है पिछले तकरीबन 10 रोज़ में काफ़ी ज़्यादा 500 रुपये का इजाफा हुआ है। पहले जो तकरीबन 10 रोज़ पहले ये जो आटे की कीमत थी वो 2200-2300 रुपये किलो, 20 किलो का आटे का थैला जो है वो 2200 से 2300 रुपये तक मिल रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अब आटे की कीमत जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2600 रुपये का मिल रहा है, कहीं 27 का मिल रहा है और कहीं 2800 रुपये तक का आटे का थैला मिल रहा है। यूँ फ़ी किलो आटे की कीमत तकरीबन 140 रुपये हो गई है। बहुत शुक्रिया नदीम कौसर फॉर स्पीकिंग टू अस। तो हालात आपके सामने हैं और दिस कैन एक्चुअली रीच एवरीवेयर। मैं सोच रहा था कि सूबाई हुकूमतें हों या फिर वफाकी हुकूमत हो, लिटरली हमें एज शहरी समझ नहीं आता। एंड सिंस वी रिपोर्ट फैक्ट्स टू यू, इतने मसाइल पड़ चुके हैं, मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं। एंड नॉट दैट वी आर एंडोर्सिंग इट और एनीथिंग, लेकिन इस किस्म की खबर और जब पता चल रहा हो तो फिर आपको पता है होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर लोग आटा लेके रखना स्टार्ट हो जाएंगे, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी हो जाएगी और क्या करेंगे जिनकी बड़ी बड़ी फैमिली। खैर अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे और हमारे मसाइल कुछ ऐसा लगे कि हल होना शुरू होने की तरफ, आमीन, कुछ प्रोग्रेस नए साल के साथ बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। We're going to see you tomorrow.